ओके, फिर से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन completed in 90% of first order reaction was completed in 10 hours, completed in 10 hours. When will 99.99% या 99.9% of the reaction completed, of the reaction complete, of the reaction complete. ओके, क्वेश्चन लिखा है 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट इन 10 आवर्स, और आपको बताना है कि 99.9% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमको टाइम कैलकुलेट करने का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे? रेट कांस्टेंट वाले से। तो रेट कांस्टेंट के बराबर क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के बराबर होता है 2.303 अपॉन टी। ठीक है, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए क्या था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए माइनस एक्स क्या था? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इसमें ना आप लोगों को एक बात क्लियर होगी ना कि अगर किसी एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जिनके हमको वैल्यूज़ नहीं पता होती है, तो हम उनकी वैल्यूज़ निकाल नहीं सकते। एक इक्वेशन के लिए एक ही वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल सकते। ठीक है, तो आपको ना ये क्वेश्चन 2 स्टेप में करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन का नेचर देखोगे तो क्या क्लियर होगा कि पहले के लिए ना हमको टाइम टी पता है, ठीक है, और रिएक्टेंट का अमाउंट भी पता है, तो हम पहले इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं? के की वैल्यू। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होता है? रिएक्टेंट ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब ये बोल रहा है ना कि 100% रिएक्टेंट में से 90%, अगर कोई परसेंटेज दिया, अगर मैंने बोला कि आपका फॉर एग्जांपल कि मार्क आ गया 5%, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि 100 में 5 नंबर आए हैं ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि 90% आया तो क्या मतलब कि 100 में 90% आए ना। अगर मैं कोई भी एक अमाउंट लूँगी, उस अमाउंट का 90%, तो वो अमाउंट खुद कितना होगा? 100%। ठीक है, तो शुरुआत अमाउंट जो होगा वो कितना होगा? 100% होगा। टी इक्वल्स कितने समय में? 0 टाइम में। ठीक है, और उस समय प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब t इक्वल्स टू 10 आवर्स में क्या हो जाएगा? t इक्वल्स टू 10 आवर्स में 90% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। मतलब अभी प्रोडक्ट कितना है? 90%। तो रिएक्टेंट अब कितना बचेगा? पहले 100 था, अब 90 कन्वर्ट हो गया, तो बचेगा कितना? 100 माइनस 90 या फिर 10। बात क्लियर है? ओके, ए कौन सा है? 100 है कि 10 है? 100 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही तो ए है। और 80 कौन सा है? बाद की कॉन्सेंट्रेशन, टी टाइम बाद की कॉन्सेंट्रेशन। टी टाइम बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10। प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की बात ही नहीं कर रहे, रिएक्टेंट की ही कॉन्सेंट्रेशन की बात करें। तो 10 आवर्स के बाद जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इससे क्या निकालेंगे, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालेंगे। तो के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी, टी इक्वल्स टू 10 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 100 अपॉन लॉग 10, ठीक है, लॉग 100 अपॉन लॉग 10। 0 से 0 कट गया, लॉग 10 की वैल्यू कितनी 1, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -1। ये 10 टू दी पावर -1 कहाँ से है, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -1, और ये पूरा पोर्शन क्या हो गया है 0, सॉरी पूरा पोर्शन क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर। इससे हमको किस चीज़ की वैल्यू मिली, रेट कांस्टेंट के की। और अगर मैं बात करूँ रेट कांस्टेंट के, तो अगर वो कांस्टेंट है तो सेम रिएक्शन के लिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू सेम रिएक्शन के लिए चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो के की वैल्यू फिक्स हो गई, मिल गई हमको 2.303 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -1। फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो गई सेकेंड इनवर्स। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हमको क्या निकालना है, ऐसा टाइम निकालना है, बताना है कि कितने घंटे में जो है 99.9% रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। बात क्लियर है। तो अब T इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, T इक्वल्स टू टी, यही हमको निकालना है। ओके, T इक्वल्स टू टी हमको निकालना है। रिएक्टेंट कितना कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में 99.9%, तो रिएक्टेंट कितना बचा 100 माइनस 99.9%, ठीक है। 100 को 99 से घटाओगे तो क्या आएगा 0.1, ठीक है। तो 0.1 जो है अब कॉन्सेंट्रेशन किसकी है रिएक्टेंट की, और पहली कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 100 थी, ठीक है। अब T बराबर क्या लिख सकते हो, इक्वेशन देखो, T को इस तरफ लेके आएंगे, K को इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो T बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन K, और K की वैल्यू क्या है 2.303 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -1, ठीक है। बात क्लियर है, थोड़ा उधर बैठ जाओ। 2.303 अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1, यहाँ से हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हमको टाइम निकालना था। अब आगे क्या, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अब कितनी है, ए की वैल्यू अब कितनी है, वो तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की है। शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन अभी कितनी है 100, शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन अभी भी 100 ही है, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया 100 अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, अब T इक्वल्स टू टी टाइम में निकाल रहे हैं ना, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 0.1। बात क्लियर। अब यहाँ थोड़ा सा ये पोर्शन देख लो, 100 है और 0.1 है, इसको 1 में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा log 1000, और log 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो T इक्वल्स टू क्या हो गया, ये और ये कट गया, ठीक है, 2.303 की वैल्यू डायरेक्टली कट गई, बचा सिर्फ 10 टू द पावर -1, 1 अपॉन 10 टू द पावर -1, ठीक है। log ये हो गया 1000, जिसको हम लिखते हैं log 10 टू द पावर 3। थोड़ा सा पीछे बैठ ही जाओ, तुम दोनों उठ के उधर बैठ जाओ, बीच में, और तो भी नहीं दिखेगा, फिर दोनों साइड को नहीं दिखेगा, थोड़ा सा इस साइड बैठ जाओ, बीच में अपनी क्लासरूम समझो, नहीं फिर बैठ जाओ, चलो। अब थोड़ा थोड़ा सा उधर आ जा, तुम भी थोड़ा इधर आ जाओ।
दिख रहा है? ओके, अब ये हो गया log 10 to the power 3। log a की पावर b बराबर क्या होता है? b log a, मतलब 3 आगे आएगा और log 10 की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 3 अपॉन 10 to the power -1। 10 to the power -1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 to the power +1। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power +1 इक्वल्स टू 30। आंसर क्या आ जाएगा कि 99% कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन में कितने घंटे का समय लगेगा? 30 आवर्स का समय लगेगा। बात क्लियर? इतना करने के बाद इसी में एक और पोर्शन करो। हाँ, लिखो 84% के लिए करो। 84% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाँ, 84% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाँ, 84% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? रेट कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी। ओके, कुछ एकदम बेसिक बातें याद रखो कि आप लोगों को वैल्यूज़ कहाँ पर पुट करनी होती है। जैसे ना ये फॉर्मूला जो है k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। a मतलब शुरुआत वाली कॉन्सेंट्रेशन, चाहे वो कितनी भी रहे। a माइनस एक्स मतलब जिस समय हमको टाइम निकालना है या रेट कांस्टेंट निकालना है उस समय की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि 84% पर आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? टाइम निकालना है कि कोई रिएक्टेंट है उसका 100% है, ऐसे टाइम बताओ कितना टाइम लगेगा कि उसका 84% जो है रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? प्रोडक्ट में। 84% रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो उसकी हम बात करेंगे। तो अब t इक्वल्स टू क्या हो गया? ये पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया इसलिए कट कर देते हैं, ये तो क्लियर हो गया ना। अभी नया t इक्वल्स टू t। ठीक है, अब बताओ 84% प्रोडक्ट बन रहा है, कन्वर्ट होने का मतलब वो बन चुका है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 84। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी 100, कोई चीज़ 100 ग्राम थी, 84 ग्राम कन्वर्ट हो गई तो बची कितनी? 16 ग्राम। यहाँ तक बात क्लियर? अब इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे t को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आएगा 2.303 अपॉन k की वैल्यू निकाल के रखी है। हर एक इक्वेशन के लिए k की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी एक रिएक्शन के लिए k की वैल्यू जो होगी वो फिक्स होगी। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है k। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा एक ही हो। ठीक है, मतलब एक ही फिक्स वैल्यू हो। जैसे सन की लाइट स्पीड की वैल्यू, ओके, वो हमेशा फिक्स है 3.10 टू द पावर -8। जैसे इलेक्ट्रॉन का वेट फिक्स है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, जैसे प्रोटॉन का वेट फिक्स है, जैसे प्रोटॉन का चार्ज फिक्स है। तो इन सारे कांस्टेंट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। जैसे एवोगैड्रो नंबर वो फिक्स है, आप चाहे लिक्विड में लगाओ, चाहे गैस में लगाओ, चाहे सॉलिड में लगाओ, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 ही रखना है। जैसे प्लैंक कांस्टेंट H, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। आप किसी भी रिएक्शन के लिए लगाओ, किसी भी रिएक्टेंट के लिए लगाओ, किसी भी प्रोडक्ट के लिए लगाओ, वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। तो ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स है, एक ही वैल्यू हर जगह लगेगी।
ठीक है। जैसे हमारे लिए हमारा नंबर सिस्टम, अगर मैं 10 बोल रही हूँ तो वो 10 यहाँ पर भी 10 है और कहीं और भी बोल रही हूँ तो भी 10 ही है, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स, बट जिसकी वैल्यू किसी एक चीज़ के लिए बदलती हो उसको हम बोलते हैं, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट होते हैं, मतलब उस चीज़ के लिए फिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर की बात करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर होता है 25 to 35 डिग्री, ऐसा हम बोलते हैं ना। बिटवीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम किसी ठंडे रीजन पे जाएंगे तो वहाँ का हो सकता है रूम टेम्परेचर 20 या 22 ही हो ना, और हम किसी गर्म रीजन पे जाए तो हो सकता है कि वहाँ का रूम टेम्परेचर 35 हो। टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, रूम टेम्परेचर मतलब एक ही टेम्परेचर हर जगह पर होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है? हर जगह का रूम टेम्परेचर एक ही होता है? नहीं ना। अगर मैं आपको बात करूँ आपके पार्टिकुलर प्लेस की, तो यहाँ का अगर रूम टेम्परेचर मैं बोल रही हूँ सपोज कि 35 डिग्री है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका 35 है तो आपके घर पर जाके 40 हो जाएगा, नहीं ना, वो प्लेस यहाँ पर, तो यहाँ के लिए वो रूम टेम्परेचर 35 है, मतलब फिक्स है। लेकिन आप चाहो कि वही टेम्परेचर आप कश्मीर जाके पाओ कि वही रूम टेम्परेचर हो 35, तो नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? तो कांस्टेंट जो होते हैं, ये रेट कांस्टेंट जो होते हैं एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स होते हैं, लेकिन सब रिएक्शन में एक ही रेट कांस्टेंट लगे ये ज़रूरी नहीं है। हर एक रिएक्शन का अलग अलग रेट कांस्टेंट होता है, यूनिट्स अलग होती है, वैल्यूज अलग होती है। लेकिन अगर एक रिएक्शन की बात करें तो उसके लिए रेट कांस्टेंट फिक्स, चाहे उसकी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट की हमने वैल्यूज निकाली थी, यही हम लगाएंगे, चाहे 40% कॉन्सेंट्रेशन, चाहे 50, चाहे 60, चाहे 55, कितना भी कॉन्सेंट्रेशन हो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम यही लगाएंगे। तो K की वैल्यू क्या लगाएंगे? 2.303 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतनी सिमिलर आई है ताकि पूरा कट जाए, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है। अब बात करते हैं लॉग। शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन बदलती है क्या कभी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनिशियल, शुरुआत में हमने जितना लिया था उतना ही, तो शुरुआत में कितना लिया था? 100। A-X, आपको याद रखना है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन हमेशा रिएक्टेंट्स की लिखनी है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखनी है। तो A-X कितना आया? 16, तो ये हमने रख दिया यहाँ पर 16। अब देखो डायरेक्टली हम 16 को 100 से डिवाइड करते हैं, 6.25 समथिंग आधा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमको किसी ने लॉग 6.25 की वैल्यू बताई है, नहीं बताई ना। अगर क्वेश्चन में लॉग 6.25 की वैल्यू होती तो हम ऐसा करते, लेकिन अब क्वेश्चन में लॉग 6.25 की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का लॉग पोर्शन भी हमको खुद सॉल्व करना है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन का लॉग पोर्शन आपको सॉल्व नहीं करना होता है, वो डायरेक्टली वैल्यू दे देता है लॉग पोर्शन की, वो वैल्यू क्वेश्चन में उठाओ और डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। लेकिन यहाँ पर लॉग पोर्शन हमको सॉल्व करना है, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम उसकी वैल्यू बता सकें। तो हमको किसकी किसकी वैल्यू पता है? log 2 की, log 3 की, log 5 की, log 0 की, log 7 की और log 10 की, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं में से कोई ऐसा हो ताकि हम इसकी वैल्यू बता ले जाए। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा? 25, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमको log 5 और log 2 की वैल्यू पता है। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। ये वाला इससे डायरेक्टली कट गया, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻+1। तो t इक्वल्स टू क्या हो गया? 10⁻+1 log 5 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2। दो तरीका है, ठीक है। या तो 2 की पावर 2 को ऊपर लेके जाओ, माइनस करके लेके आओ, नहीं तो डायरेक्टली log a अपॉन b। तो log a अपॉन b क्या होता है? log a माइनस log b। तीन ही फॉर्मूले, एक मल्टीप्लाई का, जो मल्टीप्लाई होता है log a मल्टीप्लाई बाय log b इक्वल्स टू क्या होता है? log a प्लस log b। दूसरा a की पावर b का, और तीसरा डिवाइड का। तीन ही फॉर्मूले हैं और अच्छे से उस पर प्रैक्टिस की है ना, तो तीन फॉर्मूले में से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी इजी लगे, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बता रही हूँ इसलिए फॉर्मूला यूज़ करना है, तीनों में से जो फॉर्मूला आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करेंगे log a अपॉन log b।
ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय log 5 की पावर 2 माइनस log 2 की पावर 2। 5 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं हम, log a की पावर b मतलब b log a माइनस b log a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की वैल्यू 2 क्योंकि log से बाहर है, log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.6989। तो हमको अप्रॉक्सी आंसर आने हैं, इसलिए हम डायरेक्टली 0.69 को 7 लिख सकते हैं, 0.7। अगर हमारा पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है तो हम एक सम कर देते हैं। तो 0.696 5 से बड़ा है तो 6 में एक सम करेंगे तो कितना आएगा 0.7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3। ठीक है, 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.-4 और माइनस 0.6, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 0.8। 0.8 को किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो कितने टाइम लगेंगे, लगभग 8 आवर्स लगेंगे कंप्लीट होने में। कितना परसेंट 84%। बात क्लियर? कुछ कंफ्यूजन है? सेम क्वेश्चन फिर से लगाओ 3% पर। 64%, 28% और 72%। सेम क्वेश्चन लगाना है 3% पर। ठीक है, 64, 28 और 72। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो।